नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। मैं हिमांशु थपलियाल और आज आपके सामने लेकर के आया हूँ इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में एक नया वीडियो। और इस नए वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यानी हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे देश की जो सरकार है उसके क्या कार्य हैं, उसे क्या कार्य करने चाहिए, तो इसको भारतीय संविधान ने किस तरीके से निर्देशित किया गया है। कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जन कल्याण की, जिनके तहत सरकार को कार्य करना चाहिए, जिन विषयों के ऊपर सरकार को काम करना चाहिए, वो यहाँ पे भारतीय संविधान में निर्धारित किया गया है। और वो सभी चीज़ें जो निर्धारित की गई हैं सरकार के कार्यों के रूप में, उसे यहाँ पे DPSP के अंतर्गत रखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें जाननी जरूरी हैं। चूँकि हमारे संविधान में कोई भी चीज़ हमने ली हुई है उसका कोई ना कोई रेफरेंस है, कोई ना कोई इसका सोर्स होता है, किसी न किसी स्रोत से हमने उसे लिया हुआ है। तो अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसे लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड में पहले से ही हुआ करता था, तो आयरलैंड से लेकर के इसे हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। और इसके अलावा ये नॉट जस्टिसिएबल है, यानी कि अगर हम बात करें कि अगर माना सरकार इन नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार कार्य नहीं करती है और इनको पूर्ण करने का प्रयास नहीं करती है, तो क्या आप इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, क्या आप न्यायालय जा सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप सरकार को इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये केवल एक सलाह के रूप में है, एक गाइडलाइन के रूप में है कि सरकार को इनका पालन करना चाहिए, लेकिन आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि आप इस कार्य को तुरंत कीजिए, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी योजनाएं और बहुत सारी ऐसे प्लान को निर्देशित किया गया है जो बहुत ज़्यादा तैयारियों की और बहुत ज़्यादा पैसे की जिनको पूर्ण करने के लिए आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप सरकार को बाध्य नहीं कर सकते। जिस दिन सरकार स्वयं उस स्थिति में होगी तो स्वयं उस कार्य को करने के लिए वो निर्देशित है और जब भी वो चाहे उस कार्य को कर सकती है। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं। आर्टिकल वाइज हम यहाँ पे बातें करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं, ये आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाता है। तो आर्टिकल 36 क्या है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल जो 36 है, इसके अंतर्गत राज्य की परिभाषा को दिया गया है कि राज्य क्या है, राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी, क्योंकि जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तो पहले राज्य के बारे में जानना जरूरी है। तो पहला आर्टिकल 36 जो है वो राज्य की परिभाषा देता है। तो राज्य की परिभाषा हम पहले आर्टिकल भी हम राज्य की परिभाषा को पढ़ चुके थे, आर्टिकल 12 में हम इस चीज को पढ़ चुके थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 37 जो हमारे पास है, DPSP के बारे में बताता है कि ये जो DPSP हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये नॉट जस्टिसिएबल है, यानी कि इसके लिए आप न्यायालय में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की नैतिकता पर निर्भर है कि वो स्वयं इनके अनुसार शासन चलाए, इनके अनुसार कार्य करे और योजनाएं बनाए। आर्टिकल 38 जो आता है वो बताता है कि भारत एक वेलफेयर स्टेट है, यानी कल्याणकारी राज्य है। अब कल्याणकारी राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहाँ पे बात होती है। कल्याणकारी का मतलब होता है कि सरकार का काम है लोक कल्याण के लिए कार्य करना। सरकार का काम कमाई के लिए कार्य करना नहीं है, सरकार का काम इनकम के लिए कार्य करना नहीं है। सरकार का जो पहला काम है वो है जनता का कल्याण। तो वेलफेयर कैसे जन कल्याण, यानी जन कल्याण कब होगा, जब जनता को न्याय मिलेगा। और न्याय किस तरीके से मिलेगा, हमने अभी कहा पहले कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से, तीनों तरीके से जब जनता को न्याय मिलेगा तो तभी हम कह सकते हैं कि ये कल्याणकारी राज्य है। तो वेलफेयर स्टेट की जो परिकल्पना है वो यहाँ पे आर्टिकल 38 के तहत हमारे संविधान में रखी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 39 की। तो आर्टिकल 39 कहता है कि फ्री लीगल एड, यानी निःशुल्क विधिक सहायता। अब चूंकि जब संविधान बनाया गया था तो हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब थी, तो ये देखा गया कि भाई कल की डेट में हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हों जो न्यायपालिका में या जो कानूनी जो जानकारी है, कानूनी सहायता है, उन्हें वो उपलब्ध हो न पाए क्योंकि उनकी इतनी अधिक इनकम नहीं है। तो ऐसे लोगों की मदद के लिए, जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उन लोगों की मदद के लिए सरकार क्या करे, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए। तो इसके तहत जो प्राधिकरण है उसकी यहाँ पे नालसा के नाम से हम जानते हैं। तो लीगल एड जहाँ पे निःशुल्क रूप से मुहैया कराया जाता है गरीब जनता को, तो वो यहाँ पे बनाया गया है। और इस तरीके की तमाम संस्थाएं समय समय पर सरकार द्वारा गठित की जाती हैं। तो ये आर्टिकल 39 के अंतर्गत होता है। इसके बाद आता है आर्टिकल 40 जो कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। और हम जानते हैं उसी के कड़ी में धीरे धीरे हमारे देश के अंदर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। आगे इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन किस क्रम में हुआ, किस तरीके से देश के अंदर ग्राम पंचायतें बनी हुई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पहले हम उनकी ही बात यहाँ पे कर रहे हैं। इसका जो अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हम लोग कई बार एक वर्ड सुनते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC, समान नागरिक संहिता की बात होती है। तो ये जो समान नागरिक संहिता है ये
कोई बाहर का मुद्दा नहीं है, ये संविधान के अंदर ही शामिल है कि जो तत्कालीन परिस्थितियों में बहुत सारी विशेष सुविधाएं और तो विशेष प्रावधान कुछ लोगों के लिए कर दिए गए थे, कुछ स्थान के आधार पर या उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर, सामाजिक स्थिति के आधार पर किए गए थे। लेकिन ओवरऑल संविधान के अंदर ये क्या कहा गया आर्टिकल 44 के अंतर्गत कि राज्य को चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता लागू करे, यानी कि कोई भी कानून बने तो वो हर नागरिक के लिए बने, कोई भी नागरिक को विशेषाधिकार उसमें न मिले, सब नागरिकों के लिए समान कानून समान योजनाएं बने। तो ये यूसीसी यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है आर्टिकल 44 के तहत। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 45 की। तो आर्टिकल 45 कहता है 6 वर्ष तक के बच्चों को एजुकेशन की बात करता है, और ये 6 वर्ष तक के बच्चों की एजुकेशन की जो बात है, जिसे हम प्री प्राइमरी की बात करते हैं, आंगनबाड़ी इत्यादि के माध्यम से आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए शिक्षा की, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है। और अब चूंकि नई शिक्षा नीति बन चुकी है तो उसमें तो जो ये प्री प्राइमरी स्कूल्स है उनको भी मुख्य शिक्षा की धारा में जोड़ दिया गया है। तो इसके ऊपर इस तरीके से लगातार सरकार नीति बनाती रहती है। तो अगर हम कहें कि ये चीजें किससे जुड़ी हुई हैं तो ये आर्टिकल 45 से जुड़ी हुई चीज है। इसके अलावा हम बात करते हैं आर्टिकल 46 की। तो ये वीकर सेक्शन की बात करता है। वीकर सेक्शन जिनमें हमारे SC SC और वुमेन की बात आती है, तो उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, सरकार को कार्य करना चाहिए और विशेष योजनाएं बनानी चाहिए। तो हम देखते भी हैं कि विशेष योजनाएं SC STs के लिए सरकार स्पेशल बजट जारी करती है, और महिलाओं के लिए भी कुछ विशेष योजनाएं होती है। विभिन्न प्रकार की अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं या तमाम प्रकार के जो पद होते हैं, तो उनमें महिलाओं के लिए सीटें विशेष रूप से आरक्षित की गई हैं। और कई जगह पर हम देखते हैं कि शुल्क में या आवेदन शुल्क में उन्हें छूट दी जाती है। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं यहाँ पे ये आर्टिकल 46 के अंतर्गत दी जाती हैं। इसके अलावा आर्टिकल 48 यहाँ पे आता है, जो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात करता है कि सरकार जो है खेती को और जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी कि पशुपालन है उनको यहाँ पे देश के अंदर क्या करेगी, संरक्षण देगी और उनके भी उन्नयन के लिए कुछ कार्य करेगी, क्योंकि ये किसानों का देश है और यहाँ पे लोग किसान और पशुपालक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं पूरे देश के अंदर। तो उनके लिए भी सरकार कार्य करे, यहाँ पे आर्टिकल 48 के अंतर्गत यहाँ पे सरकार को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा 48A इसमें अलग से जोड़ा गया बाद में, जिसमें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात की गई कि सरकार जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्य करेगी। और चूंकि ये पूरे ग्लोबल लेवल का इश्यू था तो इसको बाद में यहाँ पे इसमें भी जोड़ दिया गया है 48A के अंतर्गत संविधान के जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 50 की। आर्टिकल 50 के अंतर्गत यहाँ पे बात हुई है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो जो हमारी जुडिशरी है और जो एग्जीक्यूटिव है दोनों में सेपरेशन की बात की गई है, यानी कि दोनों एक दूसरे से पृथक पृथक है और दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको लेकर के आर्टिकल 50 के अंतर्गत यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि जुडिशरी विल बी सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से बिल्कुल अलग होगी। और हम देखते हैं कि हमारे देश में विधायिका और कार्यपालिका एक ही है, विधायिका में से ही हमारी कार्यपालिका चुनी जाती है, इसलिए विधायिका कार्यपालिका एक तरफ है और न्यायपालिका उन सबसे स्वतंत्र होती है, उसका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और हम देखते हैं अभी NJAC बनाने की बात हुई थी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने की बात हुई थी बीच में, और कई बार लोग कहते हैं कि भाई जजों की नियुक्ति भी होनी चाहिए, लेकिन अगर नियुक्ति प्रक्रिया चलती है तो इसी आधार पर उस आयोग को रद्द किया गया था, कोलिजियम सिस्टम को खत्म करने की यहाँ पे बात हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही कहा था कि अगर नियुक्ति की प्रक्रिया में यदि सरकार शामिल होगी तो सीधी सी बात है कि न्यायपालिका जो है कहीं ना कहीं सरकार के अंडर आ जाएगी, और जब वो सरकार के अंडर आएगी तो अपने आप में वो निष्पक्ष नहीं कही जा सकती, उसे हम स्वतंत्र नहीं कह सकते। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो पृथकता है उसमें वो आयोग जो है कहीं ना कहीं उनकी पृथकता को समाप्त करने का प्रयास कर रहा था, और उसे भी कहीं ना कहीं न्यायपालिका को सरकार के अधीन होने का एक छोटा सा प्रयास यहाँ पे हो रहा था या ऐसी संभावना बन रही थी। इसलिए आयोग की जो बिल पास हुआ था संसद से उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा बात होती है आर्टिकल 51 की। तो आर्टिकल 51 कहता है कि जब ये तमाम चीजें हम अपने देश के अंदर करते हैं, इसके अलावा हमारी जिम्मेदारी देश से बाहर की भी है। तो इंटरनेशनल पीस की हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ये आर्टिकल 51 में किया गया है कि राज्य का कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसलिए कभी भी हम देखते हैं कि कभी भी तनाव की जब स्थितियां होती है तो हमेशा सरकार ये प्रयास करती है कि तनाव कम हो और शांति बहाल हो और युद्ध की स्थिति न बने, क्योंकि ये हम आर्टिकल 51 जो हमारा है वो कहता है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं, कि हम स्वयं भी पूरे विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं, हम अपने स्तर से भी युद्ध करने को टालने की कोशिश करते हैं, और जो कोई देश अगर युद्ध कर रहे हैं तो उन्हें भी समझाने की कोशिश करते हैं। और कहीं पे यदि शक्ति के द्वारा भी हम किसी देश की रक्षा यदि कर सकें, माना कोई दूसरा देश
इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, शांति के समझौता का उल्लंघन कर रहा है और किसी दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, तो उस स्थिति में हम अपनी सेना के माध्यम से भी शांति सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो शांति का मतलब ये नहीं कि हम युद्ध करें, बल्कि हमारी जो आज की डेट में हमारे देश में बहुत सारे हथियार खरीदे जा रहे हैं, बहुत सारे हम एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम युद्ध करना चाहते हैं, ये हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से ले रहे हैं। तो इसमें हम स्वयं की भी सुरक्षा कर सकते हैं, और माना कोई देश ऐसा है जो कि अपनी विस्तारवादी नीति के कारण किसी दूसरे देश पर अटैक करता है, वहाँ का नुकसान पहुंचाता है या उसका एक्सप्लोटेशन करना चाहता है, शोषण करना चाहता है, तो वैसी स्थिति में हम जा करके अपने शक्ति का, अपने बल का प्रयोग करके उन दोनों के बीच के युद्ध को टाल सकते हैं, ताकि एक पक्ष कमजोर ना हो और दूसरा पक्ष उसके कमजोरी का फायदा ना उठाए। तो ये शांति और सुरक्षा का जो एक हमारा एक पूरे विश्व के अंदर समझौते की जो प्रक्रिया है, उसको पालन करने की एक योजना है, एक निर्देशन यहाँ पे किया गया है संविधान के अंतर्गत कि सरकार जो है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए लगातार कार्य करेगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डीपीएसपी थे जिसके बारे में मैंने आपसे बात की। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट आपके मन में रहे आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी मित्रों तक शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।